नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत शिक्षण विधि की पार्ट नंबर 5 की। दोस्तों 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार एकदम से बेसिक से ले रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ बता रहे हैं। और इसकी पिछली क्लासेस देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे नाटक शिक्षण के बारे में। दोस्तों नाटक शिक्षण का अर्थ होता है अभिनय करना, और नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता हैं। आपके नाट्य शास्त्र के जन्मदाता कौन है? भरत मुनि जी हैं। काव्येषु नाटक रम्यम, अभिज्ञान शकुंतलम में कहा गया है कि काव्येषु नाटक रम्यम। लक्षण क्या है दोस्तों? अवस्थानुकृति नाट्यम, 10 रूपम धनंजय। नाट्य शास्त्र के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं इनके मुख्य उद्देश्य। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही नाट्य शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, ससर वाचन, मौन वाचन। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन या सोपान आपका पाठाभिनय होता है, और नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार आपका चरित्र संबंधित प्रश्न होता है। नाट्य शिक्षण की आत्मा अभिनय को कहा गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनय सात्विक अभिनय होता है। और नाटक के 3 प्रकार हैं। एग्जाम में जाए नाटक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र में। उद्देश्य नाटक शिक्षण के आपके देख लेते हैं। पहला उद्देश्य यह है हितोपदेश जन्म। हितोपदेश जन्म व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए उपदेश देना है, और विश्रांति जन्म समाज व व्यक्ति को शांति प्रदान करना है। और तीसरा है आपका विनोद जन्म, समाज व व्यक्ति का मनोरंजन करना। अब बात करेंगे नाट्य शिक्षण की विधियाँ। जो नाट्य में शिक्षण विधियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। आदर्श नाट्य विधि हो गई, रंगमंच विधि हो गई, कक्षाभिनय विधि हो गई, व्याख्या विधि हो गई। 4 विधियां आपके नाट्य शिक्षण में हैं। और इससे रिलेटेड दोस्तों परेशान नहीं होना, आप लोगों को हम संस्कृत भाषा में ही प्रश्न करवाएंगे। जैसे शलाका परीक्षा भवति, तो शलाका परीक्षा भवति, इसका आंसर क्या होगा? मौखिक का अंतर्गता, यानी मौखिक के अंतर्गत होती है। छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवति शक्नोति, तो इसका क्या हो जाएगा? आंतरिक मूल्यांकन। ये सभी प्रश्न हम करवाने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आप डिटेल के साथ पढ़ लें पहले। तो आदर्श नाट्य विधि में क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और इस विधि में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस विधि में शिक्षक द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है। रंगमंच विधि में यह मनोवैज्ञानिक विधि है, रंगमंच भी आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है, और नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि भी माना जाता है रंगमंच, परंतु अधिक खर्चीली होने के कारण वर्तमान में अनुपयुक्त है। तो नाट्य शिक्षण में जो रंगमंच विधि है वह सबसे अधिक खर्चीली विधि है, ये नोट कर लेंगे। सबसे अधिक खर्चीली विधि नाट्य शिक्षण में रंगमंच विधि है आपकी। तीसरी है कक्षाभिनय विधि। इस विधि में छात्रों के द्वारा पूर्ण हाव भाव के साथ वाचिक अभिनय किया जाता है। यह कक्षा शिक्षण के प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह आ जाए एग्जाम में कि कक्षा शिक्षण में प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वह आपकी कक्षाभिनय विधि है। और आपके नाट्य शिक्षण के सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वर्तमान में कौन सी है आपकी, तो वही है कक्षाभिनय विधि। नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि वर्तमान में कक्षाभिनय विधि है आपकी। और व्याख्या विधि की बात कर लेते हैं, तो इसमें शिक्षक द्वारा नाटक की कथा, वस्तु, पात्र, कथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है। व्याख्या शंका समाधान हेतु की जाती है। व्याख्या किस लिए की जाती है? शंका जो होती है उसको समाधान के लिए एग्जाम में आ सकता है। शंका समाधान हेतु कौन सी विधि में अप्लाई जाती है? तो व्याख्या विधि यहाँ पे अप्लाई की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। और यह कक्षा शिक्षण के उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है व्याख्या विधि। नाटक अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। वाचक अभिनय, जिसमें मौखिक अभिनय होता है, अर्थात उतार चढ़ाव जिस पर होता है। दूसरा है आपका आंगिक अभिनय, अंग संचालक पूर्वक, यानी कायिक अभिनय जिसे बोलते हैं। आहार अभिनय तीसरा है, वेशभूषा के साथ अभिनय करना।
सात्विक अभिनय, पात्रों की वेशभूषा के साथ उनके गुण दोषों का निरूपण करना। तो ये 4 आपके नाटक के अभिनय के प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं। और अब बात करेंगे कथा शिक्षण यानी कि रचना शिक्षण के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो कथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के मनोरंजन के साथ साथ नैतिक विकास करना है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। कथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक के मनोरंजन के साथ साथ नैतिक विकास करना किस शिक्षण का उद्देश्य है? तो कथा शिक्षण का उद्देश्य है। ये प्रश्न आज बन सकता है कि बालक के मनोरंजन के साथ साथ नैतिक विकास करना किस शिक्षण का उद्देश्य है? तो कथा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला है आपका नाट्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। कथन विधि, चरित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, कथा विनय विधि, 4-5 विधियाँ हैं आपकी। तो कथन विधि में, इस विधि में लघु रूप में एक कथन के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। चित्र विधि में चित्रों के माध्यम से कथा सुनना। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों के माध्यम से, और संवाद विधि में वार्तालाप के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। 5वां है आपका कथा विनय विधि। कक्षा में अभिनय के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाता है और आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कथा अभिनय विधि। अब दोस्तों बात करेंगे हम भाषा कौशल में। भाषा कौशल में भाषा का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? श्रोपले। भाषा का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम श्रोपले है, यानी कि श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ये 4 हैं आपके। भाषा का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम श्रोपले याद रखना है। श्र से श्रवण, वा से वाचन, पा से पठन, ले से लेखन। जो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है वह पठन कौशल है। इन 4 कौशलों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल पठन कौशल है, और अनपढ़ या निरक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौशल वाचन कौशल है। एग्जाम में आता है कि अनपढ़ या निरक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौशल, तो क्या हो जाएगा? वाचन कौशल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, 4 कौशल महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न जरूर आता है। और पहला यहाँ पे श्रवण कौशल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न आता है जैसे आपका कि छात्राणाम द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम अस्ति। छात्राणाम द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम अस्ति। तो क्या हो जाएगा? भाषा कौशलम। तो ऐसे प्रश्न संस्कृत में आएंगे। हम आगे आपके ये कंप्लीट करने के बाद संस्कृत में आपके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो श्रवण कौशल, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है भावों को अवबोध करना। इसे भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। श्रवण कौशल को भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। 4 कौशलों में ये सबसे सरल और प्रथम कौशल श्रवण कौशल है। भाषा कौशल का आधार जो है श्रवण कौशल ही है, अतः इसे कौशल के माध्यम से छात्र जैसे ही सुनता है वैसे ही बोलता है। जैसे आप सुनेंगे वैसे ही बोलेंगे। यानी अगर कार्य को हम इस तरह, अगर कार्य कोई शिक्षक आपको बता रहा है तो बच्चा इसको कार्य ही बोलेगा, तो आपका श्रवण कौशल हो जाता है। यानी अर्थ ग्रहण पूर्वक तथा अवबोध करके सुनना ही श्रवण कौशल कहलाता है। अर्थ ग्रहण पूर्वक अवबोध करके सुनना ही आपका श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल के माध्यम से ध्वनि का अनुकरण करके छात्र जो है क्या करता है? उच्चारित करने में समर्थ हो सकता है। यह श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य ही है। और श्रवण दोष रहित होने से भाषण भी दोष रहित हो जाता है। अगर आप श्रवण दोष रहित है तो आपकी भाषा भी दोष रहित हो जाएगी। जब आप गलत कोई सुनेंगे तो गलत बोलेंगे। अगर बच्चा कोई गलत सीखता है, गलत वातावरण में रहेगा तो बच्चा गलत ही होता है। तो यहाँ पर वैसे भी जैसे सुनेंगे वैसे बोलेंगे। तो श्रवण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर जो है बाल गीत विधि है, अभिनय गीत, लघु कथाएँ छात्रों में सुनाई जाती है। जबकि माध्यमिक स्तर में करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य आदि रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जाती है। दूसरा दोस्तों है आपका वाचन कौशल। वाचन कौशल भाषा कौशल का यह दूसरा कौशल है। वाचन भाषा कौशल श्रवण कौशल पर निर्भर करता है। जो वाचन और यह भाषण कौशल है यह आपके श्रवण कौशल पर निर्भर करता है। श्रवण जितना मजबूत होगा भाषण उतना ही मजबूत होता है। श्रवण जितना अधिक आप सुनेंगे, सुनने में दक्षता है आपके पास, तो भाषण यानी कि बोलेंगे भी आप उतनी ही अच्छा, उतनी ही मजबूती से बोलेंगे, उतनी ही शुद्धता से बोलेंगे।
तो वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना। वाचन या भाषण कौशल के बिना समाज में वाचन विनिमय यानी वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास वाचन भाषण कौशल को कहते हैं। भाषण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत विधि, अभिनय गीत, लघु कथाएं ये सब सुनाई जाती हैं, जबकि माध्यमिक स्तर पर आपका वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। तीसरा है पठन कौशल। पठन कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। पठन कौशल को वाचन कौशल भी कहते हैं। पठन कौशल का उद्देश्य होता है यति गति लय पूर्वक शब्दों को उचित आरोह अवरोह में बोलना। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यानपूर्वक सभी मेरे साथियों, सभी शिक्षक बंधु एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप सभी भावी अध्यापक हैं। देखिए अगर प्रश्न में आ जाए कि यति गति लय पूर्वक शब्दों को उचित आरोह में बोलना कौन से कौशल में होगा, तो पठन कौशल में होगा, ये नोट कर लेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न में कि जो वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है, माध्यमिक स्तर में करवाया जाता है, वो भी आपके किस पर, तो आपका राइट आंसर वाचन कौशल हो जाएगा। अगर आपका ये आ जाए कि वाचन कौशल के पहला श्रवण कौशल है, अगर ये आ जाता है, क्या आ जाएगा एग्जाम में, जिसमें आपके करुण रस, वीर रस, हारस आदि रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जाती हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर और आपके श्रवण कौशल पर, माध्यमिक स्तर पर करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जाती हैं, और आपके वाचन कौशल में जो है यह भावों और विचारों को व्यक्त करता है। तो इसलिए भाषण कौशल में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर छात्र जो है बाल गीत विधि, अभिनय तथा लघु कथाएं सुनाई जाती हैं, तो यह माध्यमिक स्तर पर वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, बाल गीत विधि, अभिनय गीत, लघु कथाएं, ये प्राथमिक स्तर पर है, और वाद विवाद भाषण आदि प्रतियोगिताएं ये माध्यमिक स्तर पर है। और आपकी जो यति गति लय पूरक शब्दों का उचित आरोह अवरोह बोलना, ये आपको क्या कहलाता है, किस पर कहलाएगा, ये पठन कौशल के उद्देश्य ही है दोस्तों। तो शब्दों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, अर्थपूर्वक पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, वाक्यों को वाक्यांशों में विभक्त कर पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, सौंदर्यानुभूति तथा भावानुभूति के साथ पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, ये सभी आपके पठन कौशल में आता है। तो पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थपूर्वक पढ़ना, ये सभी नोट कर लेंगे। और कल हम फिर इसके नेक्स्ट बताने वाले हैं। आपका पठन कौशल हो गया, और वाचन कौशल हो गया, श्रवण कौशल हो गया, लेखन कौशल है, और इससे रिलेटेड और भी आपके जो शिक्षण विधियां में हैं, तो हम आगे कल की वीडियो में बताएंगे। और 2-3 चैप्टर में ये और कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। 3-4 दिन में आपका सिलेबस शिक्षण शास्त्र संस्कृत का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, और लगभग आपके जो संस्कृत में हम क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, सरल भी रहेंगे, कठिन भी रहेंगे, और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लगभग हम आपके दोस्तों 400 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, 400 प्लस यहाँ पे करवाएंगे, यानी कि 400 MCQs करवाएंगे, जो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, चाहे CTET की बात करें, रीट एग्जाम में बात करें, या आपके प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1-2 में पूछे गए प्रश्न, सभी का कॉम्बिनेशन रहेगा। और प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, और आगे क्या पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनका भी कॉम्बिनेशन किया जाएगा। तो सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लासेज अटेंड करिए और बेहतर प्रिपरेशन के साथ एक सरकारी सीट के लिए मेहनत करते रहे। आपका सपना जरूर साकार होगा दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हैं, और यह मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद साथियों।